पाकिस्तानी फिजाइया को बीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एग्जैक्टली क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड की अगर देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट एयर फोर्स जिसकी कहा जाए वो पाकिस्तान की। दैट इज नाउ। लेकिन वो बुनियाद पड़ी थी 1965 में। और एमएम आलम साहब ने जो 1 मिनट में 5 तैयारे गिराए थे, लेस देन अ मिनट, सरगोधा के मुहाज पर, उसने वो तारीख रकम कर दी थी। और रहती दुनिया तक जनाब नाम याद रखा जाएगा एमएम आलम का, और भारतीयों को ख्वाब में भी आएंगे। वो एक डायलॉग था ना कि जब बच्चा कोई सोता नहीं तो उसकी माँ कहती सो जाओ, वरना तो ये सो जाओ, वरना उनके लिए उनकी फोर्सेस के लिए मालूम साहब का जो नाम है ना वो ऐसे ही टेरर पैदा करते थे। इस हवाले से आज बात करेंगे और साथ में कोविड के केसेस के हवाले से बात करेंगे कि कोविड के केसेस जो हैं वो कैसे बढ़ते चले जा रहे हैं। दे आर ऑन द राइज और लोग अभी भी एहतियात नहीं कर रहे। और साथ में T20 के स्क्वाड का ऐलान हो गया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही है अशफाक, ये जो ऐलान हो रहा है ये कौन ऐलान कर रहा है, ये सिलेक्शन किस बेसिस पे हो रही है, आपको समझ में आ रही है? बता दिया कि भाई यही है। और आप ये देखें कि मिसबाउल हक और वक़ार यूनुस साहब को भिनक पड़ गई कि भाई वर्ल्ड कप के बाद हमारी नौकरी है खतरे में। और वो शरीफ आदमी, उन्होंने कहा कि चलें इससे बेहतर है कि, और हुआ ये कि जब कुछ सिलेक्शन हुई ऐसी, एक तो भिनक पड़ी, दूसरी उन्हें भिनक पड़ी कि जनाब ये जो सिलेक्शन हुई है इस पे आपने कुछ चून चरा नहीं करनी, यही है फाइनल। तो उस पर मिसबा साहब ने पहले जाके रिजाइन कर दिया। होना था वर्ल्ड कप के बाद, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले कर दिया। और वक़ार यूनुस साहब ने भी फॉलो उनके आने से पहले ही इतनी तब्दीलियां जो है वो हम देख रहे हैं कि होने लगी हैं। तो जब वो आएंगे तो उसके बाद कितने बड़े पैमाने पर तब्दीलियां होंगी। नारा लगा देना, रोक सको तो रोक लो। तब्दीली आई रे। जल्दी से हम टॉप स्टोरीज पे नजर डाल लेते हैं। इंसान अगर ठान ले तो कुछ मुश्किल नहीं। हिम्मत और मेहनत की शानदार मिसाल कराची की खातून मैकेनिक जमीला खातून है आज बाखबर सवेरा की मेहमान। जी तो झपटना पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का ये है एक बहाना। पाक फिजाइया के शाहीनों का यही खासा है जो हर बार जुर्रत और बहादुरी की एक नई मिसाल कायम करते हैं। ये भी आप 2 साल पहले की बात देख लें, क्या कमाल सरप्राइज दिया था। रिस्पॉन्स टाइम आप देख लें, कितने अददी बर्तरी शायद हमें हासिल ना हो, लेकिन हमारे पास जो एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, और स्पेशली जब मेराज के वाले से बात करते हैं कि जी 50 साल पुराना एयरक्राफ्ट है, तो ये 50 साल पुराना एयरक्राफ्ट भी जदीद इंडियन तैयारों को मार गिराने में भी अहम सलाहियत रखता है। क्योंकि मुसलसल हमारे नॉटिकल इंजीनियर जो हैं वो स्पेसिफिकली मजीद जिद्दत लेकर आ रहे हैं मेराज को। स्पेसिफिकली जो 2 साल पहले फ्रांसीसी भी इस चीज को एडमिट करते हैं कि जनाब भले इंडिया के पास मेराज 2000 तैयार है, हमारा ये जो मेराज 3 और मेराज 5 जो हैं दे आर वेरी गुड। और जो अपग्रेड्स किए हैं, जो स्पेसिफिकली अभी तकरीब भी हुए रिसेंटली, एग्जैक्टली 50 साल मुकम्मल हुए थे ना उसके ऊपर तकरीब हुई थी। तो दिस इज गुड। लेकिन ये है कि फाइनली होगा ये कि दे आर प्लानिंग, क्योंकि एयर फ्रेम और इंजन की एक लाइफ होती है, तो दे आर प्लानिंग कि हमारा जो जब ये ब्लॉक 3 आ जाएगा और तादाद जो है वो सफिशिएंट हो जाएगी, तो फिर हमने 2030 तक इसको रिप्लेस कर देना। ये हम आपको सारा खुद नहीं बताएंगे, हमारे साथ स्पेशली यहाँ पे तज्जियाकार मौजूद है एयर कोमोडोर जमाल हुसैन साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया, वो भी स्पेसिफिकली आज के दिन के मौके पर। सर क्योंकि आज हम बात करें मेराज के हवाले से, तो मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए मेराज का किरदार कितना अहम है और कितना अहम रहा है? मेराज हमने 1968-67 में इंडक्शन हुई थी। मैंने मेराज 1976 से फ्लाई किया था। ओके, कल मैं मसरूर गया हुआ था, टॉकिंग टू यंग पायलट्स, स्क्वाड्रन कमांडर्स। मैं उनको कह रहा था कि ये जहाज़ है तुमसे डबल एज की है। तो दे आर वेरी ओल्ड। और एक तो हमारे जो ओरिजिनल जहाज़ हमने लिए थे मिराज 3 या मिराज 5, उसके अलावा हमने ऑस्ट्रेलिया से जो उन्होंने मॉथबॉल कर दिया था, लेबनान से बहुत सारी जगह से लिया। आपने बिल्कुल सही कहा इनिशियली दैट कुछ तो हमने लिए ताकि कैनिबलाइज करके स्पेयर पार्ट्स के लिए। जो मिराज से यार सही है, इस स्टेज वो थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट है। तो कॉम्बैट में वो अनलेस स्किल पायलट्स को अगर हटा दे कॉम्बैट में, इट विल बी बहुत डिसएडवांटेज इसे होगी अगर वो ऐसे ही है। क्योंकि जाहिर है कि उसका रोल हमेशा से ग्राउंड अटैक का रहा है ना, क्योंकि उसकी रफ्तार बहुत तेज रही है इनिशियली। नहीं, शुरू में तो इट वाज अ प्रीमियर अटैक एयरक्राफ्ट, बिकॉज़ इट वाज द फास्टेस्ट मार्क 2 से ऊपर की स्पीड। 76-78 तक जब इंडिया के मिराज 2000 आ गए और उनके मिग 29 आ गए, मिग 27 आ गए, तो उसके बाद इसका रोल ग्राउंड अटैक पे ज़्यादा हो गया। हमने मिराज 5 लिए ना। जी बिल्कुल। और उसके बाद जैसे आपने कहा था रोज करके उसको पूरी नाइट कैपेबिलिटी हमने दी। द बिगेस्ट
उसकी जो कैपेबिलिटी है जो हमने बालाकोट में इस्तेमाल किया था, यस सर, पोस्ट बालाकोट, वो लेजर गाइडेड जो म्यूनिशन हमने गिराया, ये स्टैंड ऑफ बाउल, ऐसे ही। जिसको आप एक्यूरेटली जहाज से बैठ के गाइड कर सकते हैं, H8 वगैरह इस तरह के। क्योंकि दोनों तरफ आजकल जो हमारे रेडार इतने अच्छे हो गए जी, हैं जी, और सर। एयरबोर्न भी, इमरजेंसी में एयरबोर्न भी होते हैं, तो इट इज़ मतलब मैं इम्पॉसिबल तो नहीं कहूँगा, बहुत मुश्किल हो गया किसी को पेनिट्रेट करना ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, नॉट ड्यूरिंग पीस टाइम। पीस टाइम में तो हमारे एयरबोर्न रेडार हम नहीं होते ना, तो उस वक्त अगर आपने हमला करना है तो आपने स्टैंड ऑफ ही से आप कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप जैसे जाएंगे आप डिटेक्ट हो जाएंगे, आप पे आ जाएगा, आप ऐसे। अपने टारगेट तक नहीं पहुंच ऐसे सकते। तो इसकी अभी तक ये सबसे बड़ी इसकी यूटिलिटी यही है कि अगर हमने हमला करना हो तो बगैर बॉर्डर क्रॉस किए हुए हम कर सकते हैं। सर वो तो अब ये जो एक और अपग्रेड हुई है, वन फाइनल थिंग बिकॉज बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, एक तो ये जो राद मिसाइल इसके अंदर इन्होंने किया है, इससे भी हमें ये फायदा मिल रहा है, फिर ये टेक्टिकल वेपन डिलीवरी के लिए भी यूज हो सकता है। टेक्निकल वेपन, न्यूक्लियर वेपन की बात कर रहे हैं, वेपन तो सारे टेक्निकल है ना, कन्वेंशनल वेपन है ना, न्यूक्लियर वेपन तो स्ट्रेटेजिक वेपन है। जी जी न्यूक्लियर वेपन में दो किस्म के हैं, टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन एंड द स्ट्रेटेजिक Yes, वेपन, yes. वो ज़्यादा छोटा होता है, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। ओके ओके। तो ये जो मिराज अभी तो इसके लिए इस्तेमाल करें, बट मैं ये देख रहा हूँ अनदर 5 to 10 ईयर ये रात जो हम बना रहे हैं इसकी 3 कैपेबिलिटी है। एक आप मिराज से फायर कर सकते हैं, दूसरा आप ग्राउंड से फायर कर सकते हैं, दूसरा आप सबमरीन से फायर कर सकते हैं। वाह, बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो बड़ी जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं आप, क्योंकि हम मिराज के बारे में बात कर ली और हम आगे भी जाके बात करेंगे, लेकिन आप जैसे बता रहे थे कि आपने 64 में आपने एयरफोर्स ज्वाइन की थी, आप और उसके बाद फिर दिन 66 में आपने प्रॉपर्ली ज्वाइन भी किया था, और जब ये 65 की वॉर जब हो रही थी तो यू वर अंडर ट्रेनिंग एट दैट टाइम। सो उस वक्त क्या जज्बा था, क्योंकि जब अब से 2 साल पहले भी मेरा इत्तेफाक हुआ कुछ ऐसे ट्रेनर से मिलने का, क्योंकि जब हमारा सारा बालाकोट का इवेंट हुआ था तो वो ट्रेनर्स कहते थे कि हमारी इतनी ख्वाहिश थी कि काश हम इसमें होते, काश कहीं ना कहीं हमारा भी इसमें कोई किरदार ज़रूर होता। तो आप लोगों का उस वक्त क्या जज्बा था? भाई देखिए, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊंगा, हम तो अंडर ट्रेनिंग थे। एक साल अभी हमने फ्लाइंग शुरू ही की थी कि हमारे पायलट जो इंस्ट्रक्टर्स वगैरह सब चले गए, ओके, और हमें उन्होंने बंदूकें पकड़ाकर पेशावर भेज दिया कि आप पायलट्स की गार्ड करेंगे। ओके, सो दैट वाज आवर ड्यूटी। तो हम देखते थे और फिर जब हलवारा पे जब पठानकोट पे हमला हुआ हमारा, वही सक्सेसफुल, तो आवर मोरल वाज वेरी हाई। बट मैं 17 साल का था ना, ओके, और वहाँ पर बीमारी होती थी, आई विल बी ऑनेस्ट, स्केर्ड। जब बीमारी होती थी इनिशियल तो ऑब्वियसली, लेकिन सर एक ही होता है कि जब आप फजाइया में जाते हैं, या मिसाल के तौर पर आपने कोई फोर्स ज्वाइन नहीं की, कोई प्रोफेशन ज्वाइन नहीं किया, लेकिन यू लुक अप टू समवन, जैसे उस वक्त नया नाम आया होगा MM आलम साहब का आफ्टर द 65 वॉर, तो ऐसा होता था आपके अंदर कि यार हमें ऐसा बनना है, हम चाहते हैं कि हम भी ऐसे कारनामे करें। वो तो अपनी जगह सही है। मैं कहता हूँ कि जो बंदा कहता है कि मुझे डर नहीं लगता इन चीज़ों से, या तो वो उसके दिमाग का कोई मसला है, या वो झूठ बोल रहा है। Fear keeps you alive, sir. या he is not telling the truth. Okay, बेसिकली जो सक्सेसफुल होते हैं अपने फियर को काबू कर लेते हैं। ओके, फियर जो है ये नेचुरल फिनोमेना है। अल्लाह ने हमें ये फियर इसलिए दिया है ताकि आप खतरा समझ सके। अगर फियर ना हो तो आप पे चले जाएंगे, आप तो उसमें काबू करना जो असल बात है। तो आप कहते हैं कि हमें डर नहीं लगता, नहीं सर, जरूर लगता है। फेयर कीप्स यू अलाइव सर, ये एक बेसिक वो है। अच्छा ये बताइएगा कि उस वक्त का जो एरा था और अब के एरा में जो जाहिर है कि फाइटिंग डॉग फाइट्स अब बहुत कम हो गई हैं, जो हमारे पास जो करंट जो हमारे पास स्लॉट है एयरक्राफ्ट्स की, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट कि हाँ जी हम बिल्कुल सही संप में जा रहे हैं, जो हमारा प्रोसेस है, जो हमारा प्लान? देखिए, जैसे मैं आपको पहले बताया था, हमारे ज़माने में जो जंग होती थी विजुअल जंग होती जी विजुअल रेंज में। ओके, पहले तो 65 में मिसाइल का रोल बहुत थोड़ा सा था, गन्स होती थी, बहुत थोड़ा सा था, लेकिन 71 और अब जो है जब तक मैं ऑपरेशनल था, जब स्काउट कमांडर था 1980s में वगैरह, तो उस वक्त हमारे पास बड़े अच्छे मिसाइल्स आ गए थे, मात्रा मिसाइल, लेकिन वो विजुअल मिसाइल थे, ऐसे 4-5 मील से आप उसको मार सकते थे। तो हमारा ये था कि जब हम अटैक के लिए जाते थे तो हमारे अपना हम होते थे 3-4 जहाज, जो भी हमारी फॉर्मेशन, दुश्मन होता था, और हमारा जो ग्राउंड कंट्रोल रेडार है वो हमें बताता था कि दुश्मन इधर है, गाइड करता था, बिकॉज हमारे रेडार, जहाज के रेडार इतने अच्छे नहीं थे। ठीक है। वंस एक दफ़ा विजुअल पिकअप हो जाता था, उस वक्त ग्राउंड कंट्रोल रेडार करो तकरीबन ख़त्म हो जाता था। वो फिर भी कुछ बताते, देन वो थे, हम थे जिसने ज़्यादा महारत से मनूवर किया, वो मार लिया ना। अब बदल गया है, अब
पूरा पैकेज है। हाँ जी, पूरा पैकेज है। AEWC एयरक्राफ्ट है, जैमर्स हैं, ये है वो है, सब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। और उस जैसे आप बता रहे थे बियॉन्ड विजुअल रेंज, इसका इतना आसान नहीं है। आपने उसको देखना है, रेस करना है, लॉक करना है। उसने वेशन लेना, उसके पास ECM इलेक्ट्रॉनिक काउंटर Countermeasures मेजर्स होते हैं, हैं। वो उससे आपको हटाने की कोशिश जैम करेगा। करने की कोशिश करेगा। उसको जब आप मिसाइल फायर करें, उसको अपना डिफेंस ले सकते हैं। जो SU मतलब वो तमाम तर चीजें हैं कि अगले को SU-30 इजी लेने की तो हमें अभी जरूरत ही नहीं ना। अभी जो हमें सक्सेस मिली है बालाकोट, पोस्ट बालाकोट, उसमें जो क्रेडिट मैं सबको देता हूँ। ओके, ये 65 वॉर में MM आलम की 90% क्रेडिट तो पायलट्स को जाती थी। बिल्कुल ऐसे। ये 80% मैं कहूँगा, और बाकी जाती थी ग्राउंड कंट्रोलर को और coordination जो होती थी। इंजीनियर्स को वगैरह वगैरह। लेकिन अब जो है इट इज़ मोर लेस इवन। अगर आप पायलट, आप MM आलम सारे बिठा दें, लेकिन अगर हमारे जो पीछे के AEWC है और जमज वगैरह है, वो अगर प्रोफेशनल नहीं है, तो MM आलम भी उस At the माहौल end of the में day, it's नहीं। a complete package complete that package. works. Complete party. बहुत ये शुक्रिया जी। Everyone has to play their part. बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जी। एयर कमोडोर जमाल हुसैन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। आज राया का दिन है और सवारी सब यादें भी ताज़ा करें। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट की। और आज स्पेसिफिकली आजकल जो हमारी क्रिकेट टीम के साथ जितने तजर्बे किए जा रहे हैं, इतने तजर्बे तो कभी लेबॉर्ट्री में भी नहीं किए जाते। अब आप देख लें, T20 स्क्वाड का ऐलान किया गया है, समझ में नहीं आ रही ये किस बिना पे ये चुनाव किया गया है। मैं तजुर्बे बेहतरी के लिए नहीं होते, तजर्बे बेहतरी के लिए, लेकिन आगे ये ना हो ना कि आपने नया स्क्वाड चुना है, वो आगे जाके उनके तजर्बे के लिए और थोड़ी सोचें है। वर्ल्ड कप से पहले वर्ल्ड कप असल से में उनकी exactly टाइमिंग पहले। गलत हो गई, खबर हो गई लीक, और जिन लोगों के ऊपर गिरनी थी बिजली वो उन्होंने खुद ही गिरा दी पहले अपने आपों के ऊपर और दूसरों के ऊपर भी कि वक्त से पहले हम जा रहे हैं। तो जनाब ये एक मसले मसाइल हैं। और मिसबाह हक साहब को तो कहा गया था कि जी आप रेस्ट कर लें न्यूजीलैंड के चक्कर से अच्छा, पहले। मसला ये कि जो शकूक पता क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट है ना, फ़खर जमान और शर्जील खान जो कि T20 स्पेशलिस्ट हैं, उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है। आसिफ अली खुशदिल शाह को बगैर किसी परफॉर्मेंस के सिलेक्ट कर दिया गया है। शोएब मलिक को भी टीम में शामिल नहीं किया गया। यही नहीं बल्कि PSL में 20 विकेटें लेकर सबसे ज़्यादा जो कामयाब बॉलर थे शाहनवाज धानी को भी रिजर्व में डाल दिया गया। जबकि PCB के मुतवक्किल चेयरमैन रमीज राजा की आमद से पहले हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ ऑलरेडी आ गई हैं। और साथ में जो सेटबैक है वो ये कि मिसबाह हक और वक़ार यूनिस, इन्होंने भी जरा जी बैकफुट पे बिल्कुल, आ गए बैकफुट रिटायरमेंट पे में। हाँ, अब रिजाइन कर दिया। अच्छा, वो क्योंकि वकार यूनुस साहब को भी पता था कि उनके जो बोर्ड जो है वो कहीं और भी राब्ते कर रहा है मुल्क से बाहर किसी कोच को लाने के हवाले से। तो बहरहाल इस पर हम अब मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक क्रिकेटर शोएब मोहम्मद साहब। शोएब मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर ये फरमाइएगा कि चंद रोज़ रह गए हैं न्यूजीलैंड के दौरे को, उससे पहले मिसबाह हक साहब और वकार यूनुस साहब ने अपना ओहदा छोड़ दिया है, तो हम तो बात कर रहे हैं लेकिन आपको क्या वजूहात नजर आती है? वजूहात तो पूरे पाकिस्तान को बहुत पहले से नजर आ रही थी। डिसीजन आज हुआ है और जिस वक्त ये विद मिसबाह हक, तो ये चीज राउंड द कॉर्नर थी which happened to be today. अच्छा, साथ में भी कहेगा कि मिसबाह हक ने कहा है कि वो आने वाले चैलेंजेस का समहाउ वो ही इज नॉट दैट मेंटली प्रिपेयर कि वो आने वाले चैलेंजेस का सामना कर सके। फिर वकार यूनुस ने भी उनको देख के ये फैसला किया है। देखिए, उनको ये चीज का अंदाजा था कि पेस सेविंग भी करनी है। अगर ये बोर्ड चेंज नहीं होता तो ये कभी भी ये चीज नहीं आपको देखने में आती। और ये बोर्ड जो पिछला बोर्ड है, वो पिछला बोर्ड जो मेरा मतलब मानी और वसीम खान साहब, इन्होंने ये डिसीजन लिया था। वो तो आप कोई भी क्रिकेटर को बोलेंगे कि कोच बन जाओ तो वो तो बोलेगा बिल्कुल आई एम द बेस्ट एंड आई वुड लव टू बिकम पाकिस्तान कोच। तो इस तरह वो अपनी बातों में उनको लेके आ गए, इसलिए कि इन लोगों का जो एक्सपीरियंस वाज ग्राउंड एक्सपीरियंस कोई भी नहीं है। ऑफिस में बैठ के ये चीजें नहीं समझी जाती कि किसमें क्या कैपेबिलिटीज है। तो वो उन्होंने वो गलतियां की और ये मिसबाह को देख के इसलिए ये डिसीजन हुआ कि बोर्ड चेंज हो गया। रमीज ने आके अपना ओपिनियन दे दिया है एंड आई हर्ड के 2 दिन पहले उनकी कोई मीटिंग भी हुई है एंड ही वाज वेरी क्लियर कट विद हिज डिसीजन मेकिंग। और उसमें दे वर नॉट इन द स्पॉट एनीमोर।
तो उन्होंने कहा कि फेस सेविंग करने के लिए दिस वाज द बेस्ट थिंग टू गेट टू गिव द रेजिग्नेशन टू द क्रिकेट बोर्ड, सिंपल एज दैट, पीरियड। चलें, ये तो हो गया, लेकिन ये जो T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान किया गया है, जो तरीका इंतखाब रहा, उस पर आप क्या कहेंगे? होता यह है कि जो जिसमें परफॉर्मेंसेस नहीं आती उसका उसमें पाकिस्तान टीम को नुकसान होता है जब इस तरह के वीकर स्टांस के प्लेयर्स को आप बार बार मौका देते हैं। तो वो पाकिस्तान के फ्लैग से खेलने वाली बात है। वन हैज टू अंडरस्टैंड, यू गॉट टू रीड इन बिटवीन द लाइन। ये चीजें बोर्ड के हेड ने जो डिसीजन मेकिंग जो की वाज एब्सोल्युटली नॉट डाइजेस्टेबल। अच्छा, तो ये बताएगा कि हमने आसिफ अली को जितने अरसे के बाद ऐड किया, तो इनको ऐड करने के बाद जितनी देर से हमारा मिडिल ऑर्डर बैटिंग का जो मसला चल रहा है वो हल हो जाएगा? देखिए, अभी तक तो नहीं हल हो सका, लेकिन ये देखें टीम मीटिंग मिसबाह और वसीम क्या मोहम्मद वसीम जो हैं उनके साथ ये पहले हो चुकी होगी, जब तो वो लेके आए इनको। वरना अगर मिसबाह का स्ट्रेस नहीं होता तो ये सेलेक्ट भी नहीं होते, आई टेल यू। लेकिन ये है कि अब उनको मौका, अगर ये कैरी ऑन करते हैं विद द सेम टीम, तो उसमें जाहिर सी बात है प्लेयर है, उसको इतने फेलियर्स के बाद भी अगर आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अच्छा, वैसे तरीक़ाकार यही रहा है कि डोमेस्टिक में जो अच्छा परफॉर्म करते हैं या हमारी जो लीग जैसे कि PSL में परफॉर्म अच्छा करते हैं तो उनको ले आया जाता है कौमी टीम में। शाहनवाज धानी का बड़ा नाम मंसूर है, 20 विकेटें उन्होंने इस बार हासिल की हैं, लेकिन उन्हें रिजर्व में रखा गया है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, वो बहुत उन्होंने पोटेंशियल शो किया और बहुत अच्छे नजर आए। और अगर अभी उनको वेस्ट इंडीज में और इस तरह के दूसरे प्रीवियस टूर्स के अंदर लिया जाता तो आई एम श्योर ही वुड हैव मेड मार्क फॉर हिमसेल्फ, बट नेवरदलेस ही इज अ यंग बॉय, तो उसमें उनके पास टाइम है और वो अगर अभी कुछ नई टीम में जगह बना सके तो आई एम श्योर इन टाइम्स टू कम ही विल बी अमंग द लाइन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। अच्छा, आपको लगता है कि आगे सरफराज अहमद टीम में वापसी अपनी कर सकेंगे अब? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप उसको फोरगो कर सकते हैं और उसको लेट ऑफ कर सकते हैं। एक पाकिस्तान टीम का 3 फॉर्मेट का कैप्टन, जिसने चैंपियन ट्रॉफी जैसी चैंपियनशिप आप पाकिस्तान में अगेंस्ट इंडिया कभी सोच के भी शायद पता नहीं कितने सालों या 50 या 100 साल के बाद इंडिया पाकिस्तान टीम फाइनल में आए, और फिर वो तो बात की बात है। लेकिन बात यह है कि सरफराज के साथ बहुत ज्यादती इन द सेंस इसलिए हुई है द वे ही वाज ट्रीटेड इन दीज प्रीवियस ईयर्स। जब से उनको हटाया है या 1-1.5 साल या 2 साल जो भी टाइम पीरियड हुआ है, उसके अंदर उसके साथ जो ट्रीटमेंट, जिस तरह स्कूल बॉयज ट्रीटमेंट की गई थ्रू द मैनेजमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द PCB, तो दिस इज अनथिंकेबल। और कि एक पाकिस्तान टीम के कैप्टन के साथ आप इस तरह की ज्यादती करें, कहीं दुनिया में आपको दूसरी मिसाल नहीं मिल सकती। अगर मिसाल नहीं मिल सकती तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई गलती पर्पजली की गई, जब भी ये एक्ट देखने में आया। पे हमने काफी ज्यादा देखी, सिर्फ मैनेजमेंट की नहीं बल्कि हमने देखा कि प्लेयर्स का भी जो रवैया था सरफराज अहमद के टुवर्ड्स वो काफी ज्यादा डिफरेंट था। बहुत शुक्रिया जी, शुएब मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे। जनाब, इसी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद हाशमी साहब, ये हो क्या रहा है? मैं तो समझने से कासिर हूँ कि न्यूजीलैंड के लिए टीम रवानगी के लिए पर तोल रही है और ऐसे में मिसबाह उल हक साहब और वक़ार यूनुस साहब पीछे हट जाते हैं, तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हो रहा है? ये बड़ी अफरा तफरी की सिचुएशन है, होना नहीं चाहिए था। न्यूजीलैंड की टीम 11 सितंबर को यहाँ पहुंचेगी, फिर 17 सितंबर से हमारी उनसे पहले वनडे सीरीज की T20 सीरीज है। दरअसल होना था ये सब कुछ T20 वर्ल्ड कप के बाद, लेकिन सुनगुन चल रही थी। मिसबाह उल हक को भी पता था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान पीटर मूर्स से इंग्लैंड में मिल भी चुके हैं, बातचीत भी चल रही है। पीटर मूर्स T20 वर्ल्ड कप से पहले आने के लिए तैयार भी थे। माहौल तब बना जब मिसबाह उल हक गए उनसे मिलने और उनको बताया गया कि आप न्यूजीलैंड की सीरीज, चूंकि आप करंतना में थे, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारे, आप न्यूजीलैंड की सीरीज ना करें,
जिस पर मिसबाउल हक ने कहा कि वो उनके प्लान का हिस्सा है, वो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप करीब है तो अभी आराम नहीं करना चाहते। उसके ऊपर फिर उन्हें जब टीम शीट दिखाई कि ये टीम है तो उस पर उन्हें 2-3 प्लेयरों के ऊपर एतराज़ था। उन्होंने कहा कि मुझसे नहीं पूछा गया, तो ये तो मुझे काबिल कबूल नहीं है। जब उन्हें बताया गया कि ये टीम हतमी है, अब इसमें चेंज नहीं हो सकती, गो कि अभी भी तारीख है, चेंज हो सकती है, 16 अक्टूबर वो तारीख है जब तक पाकिस्तान अपनी टीम में रद्द-बदल कर सकता है। तो उनको जब ये बताया गया तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर मैं नहीं करता। माइंड मेकअप हो रहा था, मिसबाउल हक का भी माइंड मेकअप हो रहा था, लेकिन कल एकदम से ये हो जाएगा, ये काफ़ी अफरा तफरी में हुआ, होना नहीं चाहिए था। पाकिस्तान की तारीख की क्रिकेट की रिवायत है कि वर्ल्ड कप के बाद तो कोच हट जाते हैं, कप्तान हट जाते हैं, ये दूसरा वाकया है कि जब कोच वर्ल्ड कप से पहले हट गए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की, ये मिसाल देखने को नहीं मिलती। तो आपको लगता है कि जैसे भी आपने कहा कि 16 अक्टूबर का वक्त है अभी हमारे पास, तो उससे पहले हो सकता है कि इनको मना लिया जाए, क्योंकि पहले भी कोचेस को मनाने की कोशिश की जाती रही है? नहीं, अब तो मेरा ख्याल है पानी सर से गुजर चुका है। मिसबाउल हक ने मना कर दिया, उनका टेन्योर जिस तरह से रहा, इनकंसिस्टेंट सिलेक्शन रही, पाकिस्तान की टीम ने जितने मैचेस जीते हैं उतने ही तकरीबन हारे भी हैं, ऐसा नहीं है। और एक सिर्फ आप कोच को इल्ज़ाम नहीं दे सकते, टीम के प्लेयरों को, टीम के कप्तान को भी दोष देना पड़ेगा कि टीम अगर बुरा कर रही है तो सारे लोग उसके जिम्मेदार होते हैं। कोच ज़्यादा होता है, जाहिर है उसकी प्लानिंग होती है, वो लड़वाता है, कप्तान भी होता है। तो अब वो वक्त गुजर गया। अब पाकिस्तान की टीम 5 T20 खेलेगी न्यूजीलैंड से और उसके बाद 2 T20 14 और 15 अक्टूबर को इंग्लैंड से खेलेगी। मुझे लग रहा है कि 4 से 5 या कम से कम 3 तब्दीलियां पाकिस्तान की इस टीम में जो अभी अनाउंस हुई है, 18 की 15 मेन प्लेयर और 3 रिजर्व। ये जो 3 रिजर्व हैं इसमें से कम 2 प्लेयर अंदर आ जाएंगे, फ़खर जमान और उस्मान कादिर, और जो परफॉर्मर अच्छे नहीं होंगे इन 2 सीरीज में वो बाहर हो जाएंगे। अभी पाकिस्तान के पास डेट है और ये जो टीम सिलेक्शन हुआ ये ऐसा है कि ओके जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया। शायद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो टीम सिलेक्शन के वाले से बात कर रहे थे। लेकिन वो भी चलें जी, शाहनवाज धानी भी रिजर्व से हैं तो आ जाएंगे, फिर उसका फ़खर जमान भी आ जाएंगे। लेकिन ये जो आसिफ अली की शमूलियत है, इस पर काफ़ी जो है आईब्रोज रेज हुई हैं कि कैसे, क्योंकि कंसिस्टेंटली उनको काफ़ी टाइम दिया गया लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाए थे। आई होप कि इस बार परफॉर्म करे पाकिस्तान। इतना इम्पोर्टेंट मैच, न्यूजीलैंड की टीम कितनी टफ टीम है जी, पर क्या भेज रहे हैं वहाँ पे। चलें छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कराची में एक बार फिर से काली घटाएं छाना शुरू हो गई हैं। गुलशन हदीद और मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिश हो रही है। मलीर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, तारिक रोड, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी और इतराफ में बूंदाबांदी जारी है। यानी कि कई इलाकों में बारिश हो रही है। भाई आप देखें, मलीर देखे कहाँ है, सिंधी मुस्लिम कहाँ है। ये थोड़ी सी साइड एरिया में भी हो जानी चाहिए। मदिया भी देख सकते हैं, क्योंकि मदिया को हमेशा ये एतराज होता है कि मैंने बारिश नहीं देखी, मैंने नहीं देखी। तो अभी थोड़ी सी ब्रेक आएगी ना तो उसमें मैं इनको भेजूंगा, बारिश हो जाती है। और जब बारिश होती है मैं शहर से बाहर चली जाती हूँ। हाँ, ये गलत है। चलो जी, अल्लाह करे ऐसी बारिश हो कि सब बारिश को एंजॉय कर सकें और जो रहमत है वो। और नालों में जो 500 550 नाले हैं उनमें पानी की रवानी रहे, ताकि गलियों मोहल्लों में इधर उधर सड़कों पर पानी जमा ना हो। और अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक निहायती बाहिम्मत खातून से। वो कहते हैं ना कि इंसान के अंदर अगर हिम्मत हो तो फिर वो क्या कुछ नहीं कर सकता। ऐसी शख्स से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिन्होंने हर मुश्किल वक्त का बड़ी हिम्मत और बड़े हौसले से मुकाबला किया। कराची का इलाका है रिंछोड़ लाइन। इस इलाके में बतौर मैकेनिक काम करती हैं एक खातून, जो कि ऑयल चेंज करना हो या मोटरसाइकिल में कोई दूसरी खराबी आ जाए, जमीला बीबी इससे बड़े आराम से और बड़ी कम देर में इसको दुरुस्त भी कर देती हैं। तो जनाब, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खातून जो हैं वो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये बताएं कि ये आगाज़ कैसे हुआ, नौबत कैसे आई कि आपने सोचा कि अब मुझे ये काम करना चाहिए? आगाज़ तो ऐसे हुआ बेटा कि ये हमारा बहुत पुराना काम है, मेरे मरहूम शोहर का। अच्छा। इसका नाम मैंने जिंदा रखा। और दूसरी बात, जब वो बीमार हो गए और सबने अपने हाथ उठा लिए और जब बीमारी बढ़ गए, बाईपास का ऑपरेशन हुआ, कैंसर था उनको, और सब पीछे हट गए, तो फिर थोड़ा सोचते रहे कि भाई क्या करें। उस वक्त मैं हाउस वाइफ थी, कभी घर से नहीं निकलती थी।
लेबर थी हमारी 6 माशाल्लाह हम लोग रोज का डेली 200 लीटर 180 लीटर माल डेली हमारी सेल होती थी। ओके। उनकी डेथ के बाद लेबरों ने सोचा अब कोई भी नहीं है वारिस, हमला कर लें। तो मेरा एक बेटा अभी जो फोर्थ हुआ है 5-6 महीने हुए, जवान बच्चा था मेरा, अल्लाह। वो एडॉप्ट किया हुआ बच्चा था उस मरूम का। अच्छा। उससे मेरा वादा था लास्ट वक्त में कि इसकी टेंशन फिक्र ना लो, रोजे असर के मैदान में तेरा हाथ मेरा गिरवन, इसकी परवरिश मैं करूँगी, ठीक है। माँ बनकर, बाप बनकर, दोस्त बनकर। वो उस वक्त 10-12 साल का था। अच्छा। बहुत सीधा बोला बच्चा था, उसमें इतने उसने थे गट्स के किसको फाइट करना, अपना हक लेना। उसको आप धरा पीछे हट जाएगा, वही बाजू बैठ, मांगेगा नहीं मुझे खाना दो के कुछ दो, बैठा रहेगा। अच्छा। आया 2-3 दिन बाद, मैं भाई तुम सौदा नहीं, घर का सामान नहीं, खाली मुंह उठा के आ गया, मुंह भी तुम्हारा उतरा हुआ है। बोला भूख बहुत लगी है, मैं क्या करूं? भूख लगी मैं क्या करूं? बोला दुकान से हटा दिया है और मना कर दिया आपका यहाँ कुछ नहीं, आना नहीं, यहाँ पे पैर नहीं रखना। अपनी ही दुकान से भगा दिया। अपनी दुकान, हमारा ठिया है, मतलब अच्छा। दुकान नहीं है। बोला अच्छा, बोला अब क्या करेंगे? मैं बोला कुछ नहीं करेंगे, आप गेम स्टार्ट हम करेंगे। ओके। बोला माँ आप तो इद्दत में हो। मैंने बोला 20 दिन होने दे, 20 दिन के बाद बाहर जब चेलम करवा देंगे निकल जाएंगे। माँ, मैंने बोला अपनी माँ पे भरोसा रख, अल्लाह पे रख। 40वां करवाया, सबको जो उसको बुलाना था खास बुला के। मैंने बोला भाई मैं कल बाहर सुबह जा रही हूँ। सब आपस में पंचायत, इसको शर्म नहीं, ये जिसका जो जी चाह रिपीट करने लगा। अब बोलते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं बच्चे को बोला बेटा मौलाना साहब से जाके जा इजाज़त ले लो कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हर हकीकत बताना कि हम ये मसले। उन्होंने पूछा कोई मर्द नहीं है? उसने कहा कोई नहीं बाबा, मैं ही हूँ। बोले फजर में निकलो, असर में आ जाओ, परमिशन ये है। बोला फिर तो हम दौड़ेंगे, इतना वक्त तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। माँ हम क्या करेंगे? मैंने तुम अब देखो गेम मेरा है। मैंने घर से एक चाबी और ताला निकाला, उठाया। सुबह हम 7:30-7 बजे घर से निकल गए, क्योंकि हमारा ठिया 7-7:30 बजे खुल जाता था। मैंने कहा पहले तुम चलते गोदाम में, मैं उसको आवाज़ दो। बोला माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। गुस्सा भी आ रहा था, हंसी भी आ रही थी। बोले डॉक्टर आने में टाइम है, तो माँ कहाँ बैठेगी? चाबी दो। अच्छा। माँ गोदाम में बैठेगी। उसने चाबी दे दी, ताला चेंज करो, अब चलो ठिए पे। तो पीछे बुजुर्ग एक मोची बैठता था, उससे हथौड़ी ली, सारे ताले तोड़। माँ, मैंने बोला आप मालिक तुम हो, मैं हूँ, कोई नहीं है, काम करो। एक आया, दूसरा आया, सेटा नहीं तुम, सेटा नहीं तुम। बोला सेटा नहीं, आज से बैठेगी, काम करो, तुम काम करो, जितनी पेमेंट आती मेरे पास। एक दूसरे को देख रहे, सिग्नल दे रहे, मैं देख रही थी। बोला ये वक्त अक्लमंदी, ये खामोशी लो और देखते रहो। हमें शर्म आती है, ये होता है। मतलब बेटा शर्म आती है ना, आंखें नीचे रख के काम करो, अम्मा बैठी, कोई टेंशन नहीं। एक दूसरे को करने लगे। मेरा अशर का टाइम, मेरे को मजबूरी थी, निकालना था वक्त। मैं देखती रही काम कैसे हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो ABC भी नहीं पता था, 1-2 भी नहीं पता इस काम का। अल्लाह तू करम करते, बस मैदान में आ तो गए हमने। बच्चे को घर ले गए। मैंने बोला बेटा तुम कुछ जानते हो थोड़ा बहुत? बोला हाँ मैं थोड़ा बहुत तो जानता हूँ। बोला और इंटरेस्ट लो। बोला माँ हमारे साथ क्या होगा? मैं बोली कुछ नहीं होगा, वही होगा जो खुदा को मंजूर है, हमारी हक की। फिर बहुत जंग बढ़ने लगी। वो बोला मैं मालिक हूँ, वो बोला मैं सगा बेटा हूँ, बोला मैं सगा। भाई ठीक है, मंजूर है, बैठ जाओ। आपके पास कोई कागज नहीं थे जिस पे बता सकते रोड के ठिए पे कागज नहीं होते, नहीं होते, उसके ऊपर कब्जा ही है। वो हम KMC के रोड पे बैठे हैं। हाँ। मैं बोला एक काम करो तुम लोग, जो सगा बेटा है ना वो अपनी माँ का निकाहनामा लेके आए, ले लो, मुझे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। 2 दिन का टाइम देती हूँ, 2 दिन में मुझे निकाहनामा चाहिए, मैं तो सबको मैं लात मार दूँगी। थोड़ी मैं तेज भी थी मिजाज की, और थोड़ा क्योंकि मुझे वक्त ने बना दिया था, मेरे अपनों ने बनाया था। ऐसे ही है। वो एक बोला कि हमारी माँ को गालियाँ दी,
क्यों ना? मैंने तुमने शुरू किया, मैंने खत्म कर दिया, काम पूरा हो गया। अब काम करना है करो, नहीं करना तो जाओ। फिर एक एक करके साइड एक एक 1.5 महीने में होने लगे, 2 रह गए। मतलब परवाह नहीं, जब और तक अभी कितना अरसा हो गया इस काम को आपको? 35 साल। 35 और साल। आपको ये काम करते हुए कितना? मैं अभी मुसलसल ये समझ लो 9-10 साल से बिल्कुल अकेली कर रही हूँ। 10 साल से। अब आपके बेटे, जैसे भी आपने कहा कि उनकी 6 महीने पहले वफात हाँ, भी वो हो गई। डायलिसिस का पेशेंट हो गया था। अभी उसके माशाल्लाह 4 बच्चे हैं मेरे। अच्छा, जैसे आप बता रही थी कि शुरू में आपके अपने खानदान वालों ने आपको बड़ी बात है कि देखिए- जब आप इद्दत पहले ख़त्म करके चली गई, तो अब लोगों का रवैया कैसे है जब वो आपको देखते हैं? ख़वातीन तो आपको देख के बड़ी हिम्मत पकड़ती होंगी। देखिए, पहले तो जब खाली होती है ना, तो रवैया तो क्या, मुंह भी फेर लेते हैं, साया भी ऐसे ही। साथ छोड़ता है। उनको ये था कहीं बोझ ना बन जाए या हम पे। मैं पता नहीं, मैं बचपन से अगर मुझे कोई एक बार कुछ बोल देता, मैं दोबारा उसको नहीं देखती, रिपीट ही नहीं करती, भूल जाती हूँ। छोड़ो। जब मैंने बीमारी डिक्लेयर हुई और जब मैंने मदद पैसों की नहीं थी, सिर्फ इंसानियत की, कि मुझे हेल्प बताओ, कौन सा डॉक्टर है, क्या है। और मेरे अपनों ने भी, उनके भी जवाब दे दिया, भाई अपना बोझ खुद उठाओ, अपने काम खुद करो, दूसरों को परेशान। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, कैसे आप बाहर निकली हैं? और आपने जो लेबर जिसने कब्जा कर लिया था उनको भी और आपने कैसे पीछे किया, strategically ख्याल किया। अकल का इस्तेमाल बहुत करते हुए, ज़बरदस्त। कमाल। बहुत शुक्रिया जी, आप मिसाल हैं उन खवातीन के लिए जो कि अकेली हैं और उनको लगता है कि उनका कोई नहीं। तो हिम्मत जब इंसान खुद पकड़ ले तो अल्लाह पाक भी आपका चलें, साथ अल्लाह देता है। ताला आपको ये हौसला दे, हिम्मत दे। बस दुआओं में याद रखिए आप बस लोग। जी, बहुत हमारी शुक्रिया दुआएं, जी। बिल्कुल आप- हमारी दुआएं आपके साथ हैं। चलो जी, अब हम जरा आपको बताएं कि जो कमल का फूल है, जिसको हम हमेशा कहते हैं जी कि वो किसी ना किसी गंदे तालाब में उगता है। इस खूबसूरत तो होता है लेकिन इसके बड़े फवाइद भी होते हैं। चिन्योट समेत मुल्क भर के तालाब, झीलों और नदी नालों में पाए जाने वाला इस सदाबहार पौधा होता है। और इसके हवाले से मजीद हमें बता रहे हैं चिन्योट से हमारे नुमाइंदे अमीर उमर चमन। छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। और 10 बज चुके हैं और हम एक बार फिर आपके साथ और आपके सामने मौजूद हैं। और आज हमारी उड़ान बहुत तेज़ है और बहुत ऊंची है, और इसकी वजह यह है कि आज पाक फ़ज़ाइया का दिन है। जंग सितंबर में 6 सितंबर तो हम मना चुके हैं, आज 7 सितंबर है। और क्या भरपूर तरीके से फ़ज़ाइया ने मुल्क का दिफा किया था और आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल जी, और आज स्पेसिफिकली हमारे साथ F-16 की जो पायलट हैं वो भी 2 हमारे साथ पायलट मौजूद हैं। थोड़ी उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जब वो F-16 को जब वो उड़ाते हैं तो वो क्या कैसा फीलिंग feel होती करते है? हैं। एग्जैक्टली, ये पूछना काफी ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, एक पायलट हैं, स्क्वाड्रन लीडर जो हैं, है और एक- दूसरी जो है फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं, वो इंजीनियर हैं। तो जी, और खातून इंजीनियर जी, ये सबसे प्यारी बात लगती है। आई फील सो प्राउड जब मैं स्पेसिफिकली एरोनॉटिकल इंजीनियर्स खवातीन देखती हूँ। और स्पेसिफिकली अभी जो हमारे साथ आएंगे इंशाल्लाह फ्लाइट लेफ्टिनेंट अरूज, वो भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं, तो उनका भी सोच के बड़ी खुशी हो रही है। अभी टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं और उसके बाद आपकी इनसे मुलाकात भी करवाएंगे। इनकी बिस्ती, क्योंकि इनकी रिसर्च समहाउ दे सो लैक इन देयर रिसर्च। आप देखें 2018 की आपने वीडियो उठा के आपने वो लगा दी, फिर आप कह रहे जस्ट बिकॉज आप इंडिया इतना बुखलाए हुआ। स्पेसिफिकली हमने देखा कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान जो है, जब से वहां पे उनका कंट्रोल हासिल क्या हुआ, स्पेसिफिकली investment कल की? जो पंचशेर अरबों में डॉलर की investment। एग्जैक्टली उन्होंने कहा भी सारा पैसा से लाया था एंड सडन होया कि उन्होंने सानू ही दफा कर छड़िया। सबसे मतलब अमेरिका तो जब भागा ही भागा, हमने देखा कि भारत भी बड़ी तेजी से वहां पे से भागा। और पंचशेर में जब हमने कल देखा कि तालिबान ने जिस तरीके से उन्होंने भी ऐलान किया कि जी जो पंचशेर की जो वादी थी अब वो भी उनके मुकम्मल कंट्रोल में आ गई, तो उसके बाद फिर हमने देखा जो स्पेकुलेशन इंडिया मीडिया की जानिब से हुई तो पता चल रहा था कि एग्जैक्टली किस बौखलाहट का शिकार है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जनाब, हम अपने हीरोज़ की बात कर रहे हैं और हम हीरोज़ को याद भी रखते हैं। और जाहिर है कि जिस तरह से अब्दुर्रहमान स्क्वाड्रन लीडर हमें यही बता रहे थे कि किसी भी शोबे से आप ताल्लुक़ रखते हो, आपको अपना बेस्ट देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि फलां ये करा, फलां ये करा। आप अपनी कैपेसिटी में जो मुल्क के लिए कर सकते हो वो आपको करना चाहिए। तो जनाब, हम बात कर रहे हैं पैरालंपिक्स की, और टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत के आए हैं हैदर अली, और वो पहुंचे हैं गुजरांवाला। और बिल्कुल जी। डिस्कस थ्रो का मुकाबला था और उसके अंदर उन्होंने क्या शानदार परफॉर्म किया, और इससे पहले भी वो मेडल जीत चुके हैं। और गुजरांवाला जब वो पहुंचे हैं तो उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया गया है। बिल्कुल अशफाक, और हम सूबाई वजीर खेल राय तैमूर ने कहा है कि हमने खिलाड़ियों की फलाह बहबूद और तरबियत पर काम करना है। अच्छा, अब एक चीज़ जो मैंने सबसे ज़्यादा फील की कि जिस दिन इनको गोल्ड मेडल मिला है उससे पहले डिस्कस थ्रो के हवाले से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था, ना इवन चीजें ज्यादा शेयर की जेवलिन थ्रो के बारे में पता था हमें? जेवलिन थ्रो के बारे में नहीं पता था, इसके बारे में तो देखें हमें यहाँ पे अपने हीरोज को सपोर्ट करने की जरूरत है। अब आप सोचें, इन्हीं हैदर को अगर हम पहले से सपोर्ट कर रहे थे तो उस वक्त जब हैदर
गए थे पैरालंपिक्स में, तो उस वक्त उनको हौसला, उनका अज़्म क्या होता, बिल्कुल एक मुख्तलिफ गेम लेकिन हो उसके जाती। बावजूद जनाब वाई, लेकिन अशफाक बात है कि हम क्रिकेट को इतनी तवज्जो देते हैं, और क्रिकेट में क्या हाल है अभी आपने देखा ना कि अभी जो स्पेसिफिकली T20 टीम का ऐलान हुआ है, इसमें भी जो खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। हॉकी हमारी तनज़्ज़ुली का शिकार है, फुटबॉल में तो हम कहीं स्टैंड ही नहीं करते, और जहाँ पे हम स्टैंड करते हैं हम उसकी जब बात ही नहीं करते, तो उसमें लोगों का भी किरदार है, क्योंकि लोग भी एक तरह से इंटरेस्ट नहीं लेते अशफाक इस ऐसे वजह से। भाई जो चीज ज्यादा दिखाएंगे उसमें इंटरेस्ट लेंगे, जो चीज नहीं दिखाएंगे तो उसकी कमर्शियल वैल्यू और ग्लैमर उसमें नहीं नजर आएगा, तो लोग नहीं देखते। लेकिन जब दिखाएंगे, बताएंगे, तो बिल्कुल। फिर उसकी बात पता होगा। आप ये देखें कि जेवलिन थ्रो के हवाले से हमें नहीं पता होता था कि जनाब किसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, किसने कितना 100 मीटर तक फेंका हुआ है, किसने 90 मीटर तक फेंका हुआ है, और इससे पहले नीरज चोपड़ा को भी हम नहीं जानते थे। और आप ये देखें कि उनकी आपस में सबको कितना पता चला, अच्छा उनका आपस में ताल्लुक था। That was beautiful. मतलब आप देखें, वो बहुत हालांकि खूबसूरत दो था। पड़ोसी मुल्कों में इतना हम ये देखते हैं कि स्पेशली भारत की बात करें तो उनके अंदर तो नफरत कूट कूट के भरी है। तो ऐसे जो नीरज चोपड़ा जैसे लोग हैं, दे आर क्वाइट गुड। चले जी, क्योंकि हम कौमी हीरो को भी याद करें, और कौमी हीरो हैदर अली जो कि गुजरांवाला अपने शहर को वापस से पहुंच गए, इस वक्त मौजूद भी हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। हैदर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि पहले कांसी, फिर चांदी और तलाई का तमगा भी जो आपने जीत लिया, और पूरी दुनिया आपकी परफॉर्मेंस के हवाले से बात कर रही है। कैसा लग रहा है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बीजिंग 2008 में पाकिस्तान हिस्ट्री का पहला मेडल, सिल्वर मेडल जीता था। उसके बाद मैंने रियो पैरालंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उससे बाद मेरा एक ख्वाब था कि मैंने उधर देखा था कि जो गोल्ड जीतेगा उसका तराना और झंडा जो पूरी दुनिया के सामने लहराया जाता है। तो मेरा एक ख्वाब बन गया था कि मैंने ये जो है ये झंडा मैंने लहराना है इधर। तो 16 के बाद मैंने 5 साल फिर मेहनत की, और मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे मौका मिला है, और मैंने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान हिस्ट्री का पहला गोल्ड मेडल जीता और पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया के सामने लहराया है। अच्छा, पहले लॉन्ग जंप के मुकाबलों में हिस्सा लिया, फिर आप आ गए डिस्कस थ्रो की तरफ, इसकी क्या वजह? जी, मैं 2012 तक मैंने लॉन्ग जंप किया है। 2012 लंदन पैरालंपिक्स में मैं इन इवेंट मेरा हैमस्ट्रिंग पुल हो गया था, जिसकी वजह से मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट लंदन से कराया, फिर चाइना से करवाया, लेकिन वो रिकवर नहीं हो रहा था, और 6 माह बाद, साल बाद वो दोबारा दर्द निकल आता था। इसलिए मैंने डिसाइड होकर रियो के बाद मैंने लॉन्ग जंप छोड़कर डिस्कस थ्रो की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने जो गोल्ड मेडल जीता वो डिस्कस थ्रो में जीता है। ज़बरदस्त। इतने बड़े इवेंट की आपने तैयारी कैसे की, किन किन मुश्किलात का आपको सामना रहा? जी मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा थी। एक तो कोविड की वजह से पूरे मुल्क की ग्राउंडें बंद थी, और दूसरा मेरे लिए बड़ा शॉर्ट टाइम था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 2019 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैंने क्वालिफाई कर लिया था टोक्यो के लिए। तो मेरा बस एक ही मकसद था, दिन रात मेहनत करके मैंने ये गोल्ड हासिल करना है, गोल्ड लेना है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, और मैंने ऐसे ही किया। मैंने खुद गुजरांवाला में अपना सेक्टर तैयार करवाया, और ना दिन देखा ना रात देखी, मैंने इधर मेहनत की, और मैंने नहीं ये देखा कि हुकूमत के दरवाजे बंद है या कोविड की वजह से ग्राउंड बंद है, क्योंकि अगर मैं ये चीज़ें देखता तो मेरी जो ट्रेनिंग थी वो प्रॉपर नहीं होनी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो ट्रेनिंग की, दिन पे रात ट्रेनिंग की, और आप सब की दुआओं से, अल्लाह के करम से मैंने टोक्यो पैरालंपिक्स में पाकिस्तान हिस्ट्री का पहला गोल्ड मेडल जीता। अच्छा, आपके वालिद साहब कबड्डी खेलते थे, दादा आपके पहलवान थे, आपका इस जानिब रुझान कैसे हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू से मुझे बस स्पोर्ट्स का शौक़ था। पहलवानी तो मैंने नहीं की, लेकिन शुरू से मुझे जंप मारने का शौक़ था बचपन से ही। और जैसे ही मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो मैंने देखा कि लड़के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और मैंने भी वहाँ पर ट्राई की, और मैंने जैसे ही वहाँ पर पहला जंप लगाया तो बाकी लड़कों और मेरे लड़कों में 2 फुट का फ़र्क था। और अल्हम्दुलिल्लाह तब मेरे कैरियर का आगाज़ जो है वो कॉलेज से, पंजाब कॉलेज से मेरा शुरू हो गया, और गवर्नमेंट कॉलेज और पंजाब कॉलेज दोनों कॉलेजों से मैं खेलता रहा हूँ, और तब से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह, फिर यूनिवर्सिटी, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल, अल्हम्दुलिल्लाह कदम ब कदम अल्लाह ताला ने मुझे तरक्की और मेडल दिए। अच्छा, अब आखिर आप जो हमारे नौजवान आपको देख रहे हैं, और जाहिर है कि दिल लुक अप टू यू, आपने माशाल्लाह गोल्ड मेडल जीता है पैरालंपिक्स में, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मेरा यही सब के लिए पैगाम है, प्लीज़ हार्ड वर्क करें, मेहनत करें। आप जिस भी फील्ड में हैं आप मेहनत करें, क्योंकि जो मेहनत बंदा करता है अल्लाह ताला उसकी मेहनत का सिला उसे ज़रूर मिलता है, चाहे देर से मिले। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी 16 साल लग गए इस मेडल के लिए, मुझे भी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन आ गया, 16 साल के बाद मैंने वो मेडल जीत लिया आप सबकी दुआओं से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल हम आपके साथ हैं और रहेंगी भी, और बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बिलाशुबा आप हमारे लिए हीरो हैं, और आगे भी हम आपको इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे, आपके बारे में बात करते रहेंगे। तो बड़ी अच्छी बात है जी
कि हमारे हीरोज़ को सराहा जाना, उनको सपोर्ट करना। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद थोड़ा डिस्कस करेंगे कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। वेलकम बैक। जिस तरह से हम तस्करा कर रहे थे कि आप बात करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल पे, तो अफगानिस्तान की सूरत हाल जो है वो एक बड़ी अहम अपडेट है कि जो पंशेर वादी थी उसका कब्जा हासिल कर लिया गया है तालिबान की जानिब से, और शिमाली इत्तेहाद का उसको गढ़ समझा जाता था। तो ये एक बड़ी डिसाइसिव विक्ट्री मिली है, लेकिन हुकूमत साजी का जो अमल है उसका एक प्रोसेस जो है वो अभी होना बाकी है। और दूसरी एक चीज़ ये है कि शेख रशीद साहब ही इज़ वेरी हैप्पी कि अफगानिस्तान की जानिब से कहा गया है कि जनाब हमें CPEC का हिस्सा बनाना है, हमें बनना चाहिए, आप उसमें हमें हमारी हेल्प करें। तो ये एक बड़ी है कि अगर आगे चल के, और दूसरा तालिबान ने ये भी अर्ज किया है मुख्तलिफ ममालिक से कि भाई आप यहाँ पर अपनी एम्बेसीज खोलें और हमें तस्लीम करें। सही, बिल्कुल। स्पेसिफिकली कल जो हमने नाज़रीन के लिए भी जो खबर ब्रेक की थी कि वादी पंशेर जिस पे कई दिनों से झड़पें जारी थीं, जब उस पर तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल उनको हासिल हुआ तो हमने देखा कि कुछ बागी वहाँ पे हलाक भी हुए और कुछ बागी वहाँ से फ़रार भी हुए। और साथ में देखा कि ज़बीला मुजाहिद का ये भी कहना था कि किसी से बदला नहीं लिया जाएगा, उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया है। क्या मज़ीद कहना था, आपको सुनवाते हैं। آیت پنشیر لانه آخرین دشمن فراری بود. امروز و شب گذشته الحمدلله کاملا تصفیه گردید. تمام نیروهای امارات اسلامی افغانستان در آنجا حضور فعال دارند. تعدادی که از کابل فرار کرده بودند رفتن با انبوهی از بیت المال و اسلحه بیت المال رفتن به درای پنشیر. ملت غیور و مجاهد پنشیر ملت ماست، جزء از بدن ماست. مسئولین نظامی در پنشیر از خود پنشیر هستند. والی صاحب پنشیر، मौलवी साहब कुदरतुल्लाह از خود पंशेर است. उधर तालिबान की जानिब से कामयाबी के बाद पंशेर में गवर्नर हाउस पर अमारात इस्लामी का परचम लहराया गया और अल्लाह अकबर के नारे भी बुलंद किए गए। अहमद मसूद के महल और अहमद शाह मसूद के मकबरे पर कंट्रोल की वीडियोस जारी की गई हैं और अहमद मसूद को ले जाने के लिए तैयार खड़ा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी कब्जे में ले लिया गया है। और इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये जानने के हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे ज़ियाउल हक। ज़ियाउल हक, ये बताएगा कि अब जबकि मैं देखा है कि तालिबान को फतह नसीब हुई है पंशेर में भी, तो अब एक तरीके से देखा जाए तो पूरा का पूरा अफगानिस्तान अब तालिबान के कंट्रोल में है। क्या सूरत हाल देख रहे हैं अब ताज़ा तरीन आप वहाँ पर? जी, तालिबान के कंट्रोल में, जैसे तालिबान ने भी कहा है कि पूरा अफगानिस्तान पंशेर पर कंट्रोल हासिल करने के बाद अब वहाँ पर उन्होंने जंगबंदी का ऐलान कर दिया है। उनका कहना था कि अब कोई जंग नहीं होगी, अब सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे हुकूमत साजी पर तवज्जो दी जा रही है। और उनका ये भी कहना था कि जो लोग पंशेर में जिस तरीके से उन्होंने कंट्रोल हासिल किया और वहीं के लोगों को गवर्नर भी तैनात कर दिया गया है और पुलिस चीफ भी वहीं का तैनात किया जा रहा है, तो उनका ये भी कहना था कि वहाँ के लोगों के लिए आम माफ़ी भी होगी, कोई मुश्किलात नहीं होगी। अलबत्ता जो मुज़ाहमत करेगा उसके हवाले से उनका कहना था कि फिर उसका जवाब भी दिया जा सकता है। और दूसरा ये कि उन्होंने ये भी बताया कि अमरुल्लाह सालेह के बारे में इतलात ये हैं कि वो फरार हो गए हैं, लेकिन उनकी सही तस्दीक नहीं हो सकी। इसी तरह अहमद शाह मसूद के बेटे के बारे में भी ये बताया जा रहा है कि वो भी फरार हो गए हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबान ने चप्पल पहने हुए बगैर किसी तैयारी के क्लाशनकोफ उठाए हुए वो पंशेर की तरफ गए हैं और पंशेर को कामयाबी से फतह कर लिया है। ये तालिबान ने खुद, और तालिबान खुद बता रहे कि हमने किया। लेकिन आज जो हम अफगानिस्तान की सूरत हाल देख रहे हैं और जो हम ट्रेंड देख रहे हैं, वो ट्रेंड इंतहाई खतरनाक जा रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो अफसोस की बात ये होती है कि पाकिस्तान जो कि एक अफगानिस्तान में पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है, पाकिस्तान में मुसालियत का रोल अदा कर रहा है, और जो दुनिया चाहती है कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान में इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, तो पाकिस्तान उसके लिए भरपूर कोशिशें भी कर रहा है। टर्की भी कर रहा है, कतर भी कर रहा है, UAE भी कर रहा है और दीगर मालिक भी कर रहे हैं, रशिया भी कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से जो के जैसे कि पहले ही बताया जा रहा था कि इंडिया ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, यहाँ पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट है उनकी सोशल मीडिया पे, उनकी सोशल मीडिया टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। तो वो ही सारी सोशल मीडिया जो है तो वो इस पंशेर के तनाजर में सारा मलबा जो है तो पाकिस्तान में डालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये ज़बीला मुजाहिद खुद कह चुका है, ज़बीला मुजाहिद खुद कह रहा है कि उन्हीं के लोग गए हैं। वो सिर्फ हमने देखे फुटेजेस भी नजर आ रहे हैं कि तालिबानी नजर आ रहे हैं, तालिबानी अहमद मसूद या उनके हामी हैं, उनकी जानिब से मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए कहा जा रहा है कि हम अभी रिट्रीट किया है लेकिन विल फाइट बैक और हम अपनी रेजिस्टेंस जारी रखेंगे। तो इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इस पर क्या मौक़िफ़ है तालिबान क़यादत का? जी, चूँकि उनको डिफीट हुई है और
एक दूसरा ये कि 41 साल के बाद पंजशेर पे कोई बाहर की कुव्वत जो है तो पंजशेर के अंदर दाखिल हुई है, वरना पंजशेर जो है तो इसके बारे में तासर ये था कि इसको कोई फतह नहीं कर सकता और सिर्फ पंजशेर ही के लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। रशिया के टेनोर में भी पंजशेर जो है तो पंजशेरियों के कंट्रोल में था। तालिबान की जो लास्ट हुकूमत थी उस वक्त भी पूरा अफगानिस्तान उनके कब्जे में था, लेकिन पंजशेर उनके कब्जे में नहीं था, इसीलिए वहां से रेजिस्टेंस हो रही थी। और जब अमेरिका ने तालिबान पर हमला भी किया तो पंजशेर ही का इलाके के इस्तेमाल करते हुए, नॉर्दर्न इलाके को इस्तेमाल करते हुए वो फिर अफगानिस्तान में घुसे थे। तो इस वक्त पंजशेर, और दूसरा ये कि पंजशेर के जो आम अवाम है उनकी भी साइकी ऐसी डेवलप हो चुकी थी कि वो समझते थे कि हमारा पंजशेर जो है वो उसको किसी सतह पे भी कभी भी फतह नहीं कर सकता, वो इतने मजबूत है, क्योंकि वो दर्रा सा है, छोटा सा इलाका है, 1 लाख की आबादी का इलाका है। पहले एक डिस्ट्रिक्ट था, लेकिन उसको फिर जो है चूंकि इन्फ्लुएंस पंजशेर के लोगों की ज्यादा थी तो उस वजह से उसको सूबा बना दिया गया था। तो अभी चूंकि वहां पे वो लोगों में लोग इस बात को कबूल नहीं कर पा रहे हैं कि पंजशेर भी जो है तो वो उस पर भी तालिबान कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब तालिबान ने चूंकि कंट्रोल करी तो उसके हवाले से वहां पर रिजेंटमेंट देखने में आ रही है, उसमें वहां पर नहीं देखने आ रही। काबुल में भी मुख्तलिफ लोग जो उनके हमायती थे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अच्छा, वो प्रोटेस्ट के हवाले से तालिबान का मौक़िफ़ क्या है? और दूसरा ये है कि हुकूमत साजी का मरहला कहाँ तक पहुंचा, क्या इश्यूज हैं जिनकी वजह से अभी तक ताखीर है? और दूसरा, और जुमे से पहले क्या आपको होते हुए दिखाई दे रही है? जी, ये प्रोटेस्ट के हवाले से तो तालिबान ये कह रहे हैं कि चूंकि अभी हुकूमत बनी नहीं है और हुकूमत के ये जो खवातीन ज्यादातर प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो वो कह रहे हैं कि जब हुकूमत बन जाएगी, इनके हवाले से जितनी भी वजारतें बन जाएंगी, तो हम जिस तरह खवातीन चाहते हैं कि हमें नुमाइंदगी दी जाए, तो वो उनका कहना था कि जो इस्लामी निज़ाम के तहत, इस्लामी शरिया के तहत जितने भी खवातीन को हुकूक हासिल होंगे, चाहे वो दफातर में होंगे, तो वो सब उनको मिलेंगे। ये तो तालिबान का कहना है। हुकूमत साजी के हवाले से कल भी सभी मुताहिद से मुख्तलिफ किस्म के सवालात हुकूमत साजी के हवाले से हुए, तो उनका यही कहना था कि हम इस तैयारी में मसरूफ हैं और तैयारी में चूंकि हमें मुश्किलात ये आ रही है कि अभी नया आइन बनना है और नए आइन पे मुशावरत जारी है। इसके अलावा उनको तकनीकी मदद भी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान में जो ही अशरफ गनी की हुकूमत खत्म हुई तो जितने भी अहम लोग थे वो अफगानिस्तान छोड़कर एग्जैक्टली, लेकिन उसके लिए जाहिर है कि आइन भी बनता रहेगा, ये सारा प्रोसेस होगा जब सारे मिल के बैठेंगे। ये जो हिबतुल्लाह अखुंज़ादा साहब हैं, इनकी पब्लिक अपीयरेंस के हवाले से कुछ कई र्यूमर्स सामने आ रहे हैं, इन पे ज़रा रोशनी डालेंगे आप? जी, कल इस हवाले से ज़बीला मुजाहिद से क्वेश्चन भी किया गया था कि हबीबुल्लाह इनके जो हिबतुल्लाह अखुंज़ादा है उसके हवाले से बताया जाए कि वो कहाँ पर है। तो उन्होंने बताया कि वो जिंदा है और अनकरीब ही वो एक बहुत बड़े जो उलमा की कॉन्फ्रेंस है उसमें वो उससे खिताब भी करेंगे और वो लोगों के सामने भी आएंगे और बाकायदा अपनी जो जहन है और हमारत इस्लामी उनके मुताबिक जो हमारत इस्लामी के जो नजरिया है, जिस तरीके से वो हुकूमत चलाएंगे, उसकी भी तफसील वो उसकी तफसील से भी आगाह करेंगे। और साथ साथ ये भी बताते चलूँ कि यहाँ पे जब हमारे जो DGISI आए थे तो उनकी भी बहुत अहम और बहुत मुस्बत मुलाकातें हुई हैं। हामिद करजई के साथ हुई है, अब्दुल्ला के साथ हुई हैं, इसके अलावा यहाँ पे गुलबदीन हिकमतयार के साथ हुई हैं। तो वो उन मुलाकातों के तनाजुर में भी बहुत सी चीज़ें डेवलप हो रही है। लेकिन पाकिस्तान की जिस तरह और दीगर ममालिक हैं, वो उन सबकी ख्वाहिश यही है कि तालिबान ऐसी हुकूमत बनाए जिसमें तमाम फरीक इसमें शामिल हो। लेकिन तालिबान का ये कहना है कि वो ऐसी हुकूमत बनाएंगे जिसमें तमाम कौमियतें शामिल हों। तो ये एक डिफरेंस यहाँ पर चल रहा है जी, तो उस वजह से हुकूमत साजी में भी डिले दिखाई दे रहा है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ज़ियाउल्लाह हमारे नुमाइंदे काबुल में सब मौजूद है और वहाँ पे जो इस हवाले से मैं आगाह कर रही थी स्पेसिफिकली जो कि पंजशेर पे कंट्रोल की बात भी पैदा हुई और स्पेसिफिकली वहाँ पे हुकूमत साजी में जो अभी तक तातील हो रही है उस हवाले से बात कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। अब जरा आगे बढ़ते हैं और एक केस के हवाले से मैं अपडेट भी लेनी है और वो केस है नूर मुकद्दम के कत्ल केस का। अब यहाँ पर मसला ये है कि जो मरकजी मुल्जिम है ज़ाहिर जाफ़र, जैसे उसके एटीट्यूड से पता चलता है उनका एटीट्यूड क्या होगा, जेल में भी जो बाकी इनमेट्स हैं उनके साथ ज़ाहिर का जो एटीट्यूड है वो कोई ख़ास अच्छा नहीं और इसी वजह से वहाँ पे उनका लड़ाई झगड़ा रहता था। तो उनको एक अलहदा सेल में मुंतकिल कर दिया गया है और अब साथ में अब ये भी कहा जा रहा है कि कहीं क्योंकि वो अकेले सेल में हैं और उनको कहीं वो अकेले खुदकुशी करने की कोशिश ना करें, तो वज़ीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान साहब ये कह रहे हैं कि जी हमने इस खतरे से कि वो कोई खुदकुशी ना कर लें, हमने तो उनको टूथपेस्ट तक नहीं दिया। मदिया, इसके अंदर एक एस्पेक्ट ये भी होता है कि बाज़ औक़ात ऐसे मुल्ज़िमान जो सफ़ाकाना काम करते हुए पकड़े
जाते हैं और उसके बाद उनको अरेस्ट किया जाता है, तो फिर वो ऐसी हरकत करते हैं और उससे उनके वकला की जानिब से ये मैसेज भी दिया जाता है कि जनाब इसकी तो जहनी हालत ठीक Mentally नहीं है, unstable. और जहनी हालत ठीक ना होने की वजह से फिर जो मुकदमा चलता है वो खासा कमज़ोर हो जाता है। फिर उसके अंदर फिर आपको पता है कि वो जो कैफरे किरदार तक पहुंचाने वाली बात होती है वो नहीं होती, वो मेंटल हॉस्पिटल में या कैसे इंस्टीट्यूशन में रहने के बाद वो छूट जाता है। तो आई गेस मुमकिन तौर पर हो सकता है कि ये भी एक टैक्टिक हो। बिल्कुल जो हो सकता है। बिल्कुल जो ताज़ा तरीन कुछ तस्वीरें भी ऐसी आई हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि जी कटिंग भी हुई हुई है इनकी, तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत सहूलियत उनको मैसर है। शाह खालिद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। शाह खालिद ये बताइएगा कि इस वक्त अपडेट्स कहाँ तक पहुंची हैं इनके इनमेट्स के साथ, जो बाकी साथी कैदी थे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, झगड़ालू थे, इनको अलहदा सेल में मुंतकिल कर दिया गया है। अब आगे क्या कहा जा रहा है इनके बारे में? देखिए इस वक्त नूर मुकद्दम जो है वो उस कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। जो मरकजी मुलजिम है जाहिर जाफर का रवैया कैदियों के साथ ठीक नहीं था, इसलिए उनको अलग सेल जो है ये मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि साथ में ये बताया जा रहा है कि गुज़श्ता 2 रोज़ों से वो मुसलसल जो दीगर मुलजिमान थे उनके साथ झगड़े के बाद अलहदा सेल मुंतकिल किया गया है, जबकि मुलजिम जाफर का सेल में मौजूद कैदियों के साथ रवैया भी ठीक नहीं था। मुलजिम की तरफ से खुदकुशी की कोशिश के खतरे के पेश नजर इन पर नजर जो है इस वक्त जारी है और इनको अलग से सेल मुंतकिल किया गया है और बाकी जो कैदी है उनसे अलग कर दिया गया है। जबकि साथ में ये भी बताया जाता है कि शवाहिद छुपाने और जुर्म में मदद के इल्जाम में मरकजी मुलजिम के जो वालिदैन है वो भी इस वक्त जेल में है। लेकिन गुज़श्ता रोज जो इम्पोर्टेंट बात है समाअत हुई है और उसमें मुकदमे का चालान जो है अदालत में जमा करा दिया गया है और बहुत अहम जो है समाअत होने जा रही है, जिसमें ये फैसला होना है कि तमाम मुलजिमान को कल तलब कर रखा है। तमाम मुलजिमान पर कल फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान है। मुकदमे का चालान अदालत में पेश कर दिया गया है और कल मुलजिमान को तलब किया गया है। लेकिन साथ में जो मुलजिमान है उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है और जिसमें ये कहा गया है कि मकामी अदालत का फैसला कलअदम करार देकर इनको जो है जमानत दी जाए। गुज़श्ता रोज हाई कोर्ट में भी समाअत हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ने जो है अहकामात जारी किए हैं कि जितने भी फरीकैन हैं उनको नोटिस जो है ये जारी करें, उसके बाद फैसला किया जाएगा। लेकिन मकामी अदालत ने तमाम मुलजिमान को कल तलब कर रखा है। तमाम मुलजिमान कल अदालत में पेश होंगे और उस पर फर्द जुर्म जो है ये आयद की जाएगी। आपकी नूर मुकद्दम की फैमिली से बात हुई है कि जिस तरीके से इस पूरे केस की डेवलपमेंट हो रही है, क्या वो से सेटिस्फाइड हैं? देखिए उनसे जब गुज़श्ता रोज हमारी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि हमें अदालतों पर एतमाद है, अदालतों का पहले भी सामना किया है और जो मकामी अदालत ने फैसला दिया है कि उनकी जमानत जो है ये मुस्तरद कर दी है तो ये एक अच्छा फैसला है और वो मुतमईन है कि कल जो मुलजिमान है उन पर फर्द जुर्म जो है वो आयद की जाएगी। उसके बाद गवाहान अदालत में पेश होंगे, उन पर जिरा होगी, उसके बाद फैसला किया जाएगा। तो वो पुर उम्मीद है कि उनको इंसाफ जो है अदालतों से ही मिलनी है, अदालतों के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। तो वो फिलहाल मुतमईन है और उनका ये कहना है कि अदालतों से ही उनको इंसाफ की तवक्को है और वो उनको इंसाफ मिलेगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका शाह खालिद, हमें तफसीली तौर पर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। और जाहिर है कि मसले मसाइल बहुत हैं केस, और जैसे जैसे केस तवील होता जाता है तो उसके अंदर इंटरेस्ट भी बाज़ औक़ात कम होता जाता है, लेकिन हम फॉलो अप इस पर लेते रहेंगे बिकॉज ताकि ये मुलजिम कैफरे किरदार तक पहुँचे। ज़रूर, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी, तो हम अब कुछ डोमेस्टिक मसले मसाइल की बात कर लेते हैं। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू है और महंगाई का जिन हर चीज़ पे ही बेकाबू है, और उसमें एक जो चीज़ है वो भी काबू से बाहर होती जा रही है, जिसकी हुई थी बम्पर क्रॉप, यानी कि वो क्या है, चीनी। अभी बम्पर क्रॉप के बाद आटे की भी प्राइस बढ़ी है, चीनी की भी प्राइस बढ़ी, तो ये समझ में नहीं आ रही कि भाई इसकी जो कीमत है वो इतनी बेकाबू क्यों हो गई है। विफाकी इदारा शुमारियत के मुताबिक मुल्क में चीनी 115 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है और कराची में चीनी की कीमत 115 रुपए फी किलो तक है। रावलपिंडी, सियालकोट, बहावलपुर, हैदराबाद और कोयटा में चीनी 110 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। मुल्तान और फैसलाबाद में 108, जबकि गुजरांवाला में चीनी की कीमत 107 रुपए फी किलो है। अब गरीब बंदा क्या करे, मुंह मीठा करने के लिए तो उसके पास कुछ है ही नहीं। इशफाक, वैसे कम खाए, अच्छे शुगर से बचेगा, शुगर से, डायबिटीज से ये शायद हो सकता है ये एक प्लॉय हो, ये एक तरीक़ेकार हो जिससे आप बचा सकते हैं अपने आवाम को।
कि महंगी चीनी होगी, कम खाएगा तो शुगर होने के चांसेस कम होंगे। इन द लॉन्गर रन इट्स अ गुड डिसीजन। अच्छा, लेकिन मजे की बात है कि हुकूमत ने चीनी की रिटेल कीमत है ना वो 89 रुपए 50 पैसे फी किलो मुकर्रर कर रखी है। हाँ। लेकिन उसके बावजूद जो रेट्स हैं वो हमने आपके सामने डिस्कस ना दूध के मामले पे हुकूमती रेट नजर आती है, ना आटे के मामले पे और ना ही चीनी के मामले पर। तो जनाब इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद अब्दुल रऊफ मोहम्मद इब्राहिम, ये हैं जनाब चेयरमैन कराची होल सेलर्स ग्रोसर्स एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये फरमाइएगा कि हुकूमत ने तो रिटेल प्राइस कोई और मुकर्रर कर रखी है, चीनी इतनी महंगी क्यों दस्तयाब है? देखिए, चीनी पे गवर्नमेंट ने अपनी रेट कायम किए हैं 89 रुपीस। जी जी। लेकिन इस पे स्टे लिया हुआ है, कोर्ट का स्टे। अब ये कब अमल दरामद होता है? ये 14 तारीख को इसकी हेयरिंग है, 14 सितंबर अच्छा। को। अब उसमें पता चलेगा कि क्या ये सूरत-हाल 89 में बिकेगा या नहीं बिकेगा। अब सवाल ये रहा कि तकरीबन नवंबर से लेकर स्टार्ट होती है सीजन। जब सीजन स्टार्ट हुई तो हमारा अपना क्रॉप है ये। जी जी। इसमें मेन बेसिक वजह जो है ना, सट्टा माफिया, जिन्होंने मिडिल मैन का किरदार अदा किया और उस मिडिल मैन ने तकरीबन यानी होल्डिंग कर ली। जब होल्डिंग कर ली तो डिमांड। अच्छा अब्दुल रऊफ साहब, जरा हमारे नाजरीन के लिए पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, हमें जरा समझाइएगा कि किसान ने उगाया गन्ना, उसके बाद खरीदा शुगर मिल्स ने, ऐसे ही है? उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या होता है? मिल से कौन खरीदता है? देखें, जब गन्ना किसान को जब बिकता है, किसान बेचने जाता है गन्ना, तो उनसे मिडल मैन खरीदता है। ओके। मिडल मैन खरीदता है। 200 में गन्ने का रेट था। जब गन्ने का 200 रुपए 40 केजी का रेट था तो उसको मिडल मैन ने खरीदा, क्योंकि किसान गरीब लोग होते हैं, वो तो जाहिर सी बात है वो जमींदारों के अंडर में होते हैं। और वही बात हुई कि उन्होंने मिडल मैन ने इसको स्टॉक किया। स्टॉक करने के बाद हाईएस्ट रेट, इसका एवरेज रेट गन्ने का 260 रुपए 40 केजी रहा, जिससे अगर हम चीनी की कॉस्ट लगाते हैं तो 66 रुपीज पड़ती है चीनी। अच्छा। जी जी, यही कॉस्टिंग थी। लेकिन इसको सट्टा माफिया ने रोका। अब जब इसकी बेसिक वजह क्या है कि हम जो रनिंग फाइनेंस जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो कमर्शियल बैंक देती हैं शुगर मिल मालकान को 6 मंथ के लिए, वो तो स्टॉक का जरिया बनती है। अच्छा। जब वो स्टॉक का जरिया बनती है तो उसको फिलफोर रोका जाए। अब जो नया सीजन आने वाला है बिल्कुल अब नवंबर में, तो उसको रनिंग फाइनेंस को कम से कम रोका जाए। लेकिन अब्दुल रऊफ साहब, हम ये नहीं कहते कि हर साल एग्जैक्टली यही पैटर्न है जो कि रिपीट होता चला जा रहा है। ये पैटर्न क्यों रिपीट हो रहा है? कहीं आके खत्म क्यों नहीं होता? इसको एंड क्यों नहीं लगता? देखिए, एक बात आप समझें, 2018 में चीनी का रेट था 56 रुपए, 2019 में 60 रुपए, 2020 में 69 रुपीज और 2021 में आज 104 रुपए है होलसेल रेट। अब आप बताएं, अगले साल भी गन्ना 180 रुपए 40 केजी था, आज 200 था, इस साल 200 था। अगले साल भी हमारे यहाँ क्रॉप कम था। अगले साल हमने एक्सपोर्ट भी कर दी, फिर इसके बाद हमें इंपोर्ट करनी पड़ गई। हमने यही वजह बताई कि देखें, अगर आपने इंपोर्ट करनी है तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि हम प्राइवेट इंपोर्टरों को अलाउ कर दें। जब यूएस डॉलर था 480 जुलाई में, जुलाई फर्स्ट वीक में टीसीपी ने ये इंपोर्ट किया 526 यूएस डॉलर में 1 लाख मेट्रिक टन। अब सेकंड जो सौदा हुआ है, सेकंड वो हुआ है 637 यूएस डॉलर, यानी 111 डॉलर हमने एक्स्ट्रा दिए, यानी करोड़ों का टीका हमको लग गया। इसकी वजह क्या है कि पॉलिसी का फिकदान है। अच्छा, अब एक और चीज भी है सर अब्दुल रऊफ साहब, कि हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह से आपने कहा कि ये जो कीमतें हैं ये पिछली फसल की वजह से हैं। अभी जो नवंबर में क्रॉप आएगी उसकी वजह से आप समझते हैं कि कुछ बेहतरी के चांसेस हैं या हुकूमत की जानिब से कुछ बेहतर डिसीजंस लिए जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं? मुझे जो नजर आ रहा है कि अगर पॉलिसी टाइमिंग होती है, फूड की पॉलिसी का एक टाइम होता है। दुनिया के क्लाइमेट चेंज होते रहते हैं,
हो सकता है कि हमारे यहाँ चीनी का बम्पर क्रॉप हो सकता है कम हो। इस साल भी हमारा चीनी का क्रॉप कम है। मैं बार बार उनको बता रहा था कि 7-8 लाख टन हमें चीनी मंगानी पड़ेगी और कुछ रिजर्व भी होना चाहिए कि कभी क्राइसिस हो तो उस क्राइसिस में भी हमें कुछ देने को तो हो ना, कि चीनी है ही नहीं। अब हम लोग इतने मफलूज हो चुके हैं कि शुगर माफिया के कंट्रोल में हम, शुगर मिल मालकान जितना भी आप कह लें उन्होंने अपनी चलानी है। आज भी वही हो रहा है ऐसे कि ही है। चीनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर इसी को ना रोका गया और इसका फैसला जल्द ना आया तो ये 125 रुपए तो क्रॉस जी, कर वरना जो जाएगी। चीनी की सूरत हाल है ये तो तीन चीनी वाली दहशतगर्दी हो जाएगी। बहुत जी, हमारे साथ अब्दुल रऊफ मोहम्मद इब्राहिम साहब मौजूद थे और अब यहाँ पर वक्त हो गया है आप लोगों से इजाज़त लेने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरी आबाद रही, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।